हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, मेंटेनेंस क्यों लगता है आखिर? तो आप ये बोलोगे भाई पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, उसको पैसे चाहिए इसलिए लगता है। वो तो बात ठीक है, बट मेंटेनेंस एक 5 गलतियाँ होती हैं, कुछ 5-6 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी जो वो आप ही करते हैं और वो देखते हैं बट फिर भी इग्नोर मार देते हैं। उन 5 गलतियों के कारण ही आपका मेंटेनेंस लग जाता है। अगर आप उस बातों को फोकस करो ना, उन गलतियों को, तो आप फंस सकते हो। बुरी तरीके से फंस जाओगे और मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो उन गलतियों को आप फोकस करो, उस पर काम करो। इन किन 5 गलतियों के कारण मेंटेनेंस लग जाता है? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। पत्नी खुद ही परेशान हो जाएगी, वो हाथ पैर आपके खुद ही जोड़ लेगी, फिर कोई उसे मेंटेनेंस कुछ नहीं चाहिए होगा। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पर जब भी पत्नी अब झूठे केसों में आपको फंसा रही है, आपके पेरेंट्स को फंसा रही है, पूरी फैमिली को फंसा रही है, साथ में फिर एक केस भी कर देती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है कि भाई पैसे भी चाहिए। अब जब झूठे केसों में फंसा रही है, आपको पता है वो गलत है, गलत हमने कुछ नहीं किया और ऊपर से पैसे भी मांग रही है, तो क्यों दिया जाए? इस सिचुएशन में देखो क्या करना है आपको, कौन सी 5 गलतियाँ मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। जब भी पत्नी केस करती है ना, तो मान के चलो 1-2 साल चलता रहेगा केस, ठीक है, मेंटेनेंस जब तक अलाउ नहीं होता है। फिर भी पत्नी अपना मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन कैसे कर रही है, अपना खर्चा, उसका खाना पीना खर्चा इन सालों में कैसे चल रहा है, ये आपने कभी ऑब्जर्व किया है? ये बात आपने कभी ऑब्जेक्शन करी है कोर्ट में कि अभी 1-2 साल हो गए केस लड़ते हुए, मेंटेनेंस तो अभी अलाउ नहीं हुआ? बहुत केसों में होता है। तो जब तक अपनी पत्नी अपना खर्चा कैसे चला रही है, तो आपको ये बात ऑब्जेक्शन करनी है, कोर्ट में बोलना है कि फिर आपको पता भी करना है उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है। भाई वो बोलेगी कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, इस तरीके से बोलेगी। और अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो होता है भी भाई कि वो जॉब भी करती होती है, बट वो छुपाती है चीज़ों को। तो आपको वो पता करना है। तो भाई ठीक है, पेरेंट्स तुम्हारे मेंटेन कर रहे हैं अभी तक, तो आगे भी जाके मेंटेन कर सकते हैं ना। फिर उसके मायके वालों का क्या इनकम सोर्स है, पूरा फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें पता करनी है। जब पता करते हैं, ये भी पता चल जाता है कि वो तो जॉब कर रही है, इस वजह से वो इतने सालों से अपना खर्चा उठा रही है। तो ये चीज़ होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इस पर ऑब्जेक्शन करें। सेकेंड क्या होता है कि भाई केस तो चल रहा है, उससे केस कर रखे, केस करने के लिए उसने वकील भी हायर कर रखा है। सिंपल सी बात है, बिना वकील के तो काम चलेगा नहीं। तो जब वकील हायर कर रखा है, उसको फीस भी जाती होगी, 1-2 लाख तो फीस जाती होगी। तो उसे बातों बातों में पूछने की कोशिश करोगी, भाई तुम्हारा वकील कितनी फ़ीस लेता है? वो बोल देगी कि भाई हाँ इतनी देता है, मैं तो दे सकती हूँ, तो मैं तो ये कर दूँगी वो कर दूँगी, मैंने ये वकील हायर करके उसको इतनी फ़ीस दे के केस लड़वा रही हूँ, तुम्हें देखना जीने नहीं दूँगी, इस तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा। एक बार उसके वकील से भी पूछ लो कि आपको फ़ीस पूरी टाइम से मिल जाती है? उसको क्या है, वो तो बोल देगा कि हाँ भाई टाइम से मिल जाती है। तो वो चीज़ें आप कोर्ट में बता दो, दिखा दो सबूत के साथ कि एक जब ये वकील हायर कर सकती है, उसकी 1-2 लाख फीस दे सकती है और टाइम से दे रही है, तो इसको मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है? मतलब दे रही है, इसका मतलब जॉब कर रही है, इसके पास पैसे हैं, कोई तो सोर्स है ही इसके पास, जब भी तो उसने वकील हायर किया है। ये वाली बात कोई भी नहीं नोटिस करता है, कोई भी नहीं। इस बात पे करो, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये बात को आपको कोर्ट में उठानी है। मेंटेनेंस नहीं देना ना, तो ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। और एफिडेविट जो होता है, जो आप दोनों एफिडेविट जमा करते हैं, मैं हमेशा करती हूँ एफिडेविट को ऐसा छोटा मोटा मत समझो। रजनीश में नेहा में जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी थी एफिडेविट में, उसमें क्लियर मेंशन किया था कोई भी झूठ बोलता है चीज़ें, तो पत्नी क्या करती, आप अपने एफिडेविट में और पत्नी के एफिडेविट में दोनों में कंपेयर करके देखना, कुछ ना कुछ चीज़ें गायब होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट पैराग्राफ गायब होगा। अगर कोई भी एफिडेविट को सही तरीके से उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर ने किया था फॉलो नहीं करते हैं, या उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है, तो ये क्राइम होता है, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। तो इसके खिलाफ आप पत्नी पे कंप्लेन कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके इस तरीके से। और ये उसको एफिडेविट को सही तरीके से मॉडिफाइड नहीं किया गया, छेड़छाड़ की गई है उस लोअर कोर्ट के खिलाफ भी, भाई कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने ऐसे करी है, तो पत्नी और वो जो कोर्ट जज होगा, वकील होगा, उसके खिलाफ आप कर सकते हैं कि इस तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है ये। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि पत्नी हमेशा 99% यही होती है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि पत्नी है जो पति की इनकम बढ़ा चढ़ा के बोलती है।
कि भाई उसकी इनकम है जो 10 लाख है, 25 लाख है, इस तरीके से बोलेगी, ताकि उसको ऐसा करके 1-2 लाख तो मिल जाए कम से कम। और वो आपकी एनुअली जो बता रही है ना सैलरी, वो बताती है। अब वो तो एनुअली है, इनकम तो मंथली है नहीं। अगर वो 1-2 लाख ले लेगी तो आपके पास क्या बचेगा फिर? तो बड़ा चढ़ा के बोलेगी। तो इस चीज़ों में आपको क्या करना है कि अपनी लायबिलिटी सारी दिखानी है। आप अपनी लायबिलिटी दिखाओगे, रेंट पे रहते हो या फिर कोई हाउस लोन जाता है, आपका कोई और ईएमआई है, रेंट जा रहा है, आपके पेरेंट्स हैं उनकी लायबिलिटी, उनका मेडिकल, आपके अपने खर्चे, अगर कुछ पेरेंट्स में ये होता है बच्चे भी फादर के पास रहते हैं तो उनका स्कूल का फीस, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें देख के जब कुछ पैसे बचते हैं तो उस बेस पे फिर इनकम मेंटेनेंस होता है वो डिसाइड होता है। तो आपको अपनी लायबिलिटी शो करनी होगी कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि वैसे भी कोई जाते ही पत्नी ने मेंटेनेंस लगा दिया तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कोर्ट देखता है। और जब आपको एफिडेविट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें दोनों पार्टियों के साइन होते हैं, पत्नी के भी पति के भी। आगे जाके पता चल जाता है भाई पति ने कुछ छेड़छाड़ करी है, उसने सैलरी नहीं बताई या वो जॉब नहीं कर रही, कुछ डरले डॉक्यूमेंट किए, तो 340 का केस करो ना आप उस पर। एक कॉन्ट ऑफ कंटेम्प्ट उसके फॉलो नहीं किया एफिडेविट, और ऊपर से उसने साइन भी किया कि अगर कुछ गलती होगी, अगर कुछ करेक्शन होता है या मैंने झूठ बोला, पकड़ी गई तो केस भी होगा उस पर। तो आप एगालेक से 340 का केस डाल दो उस पर बना के। तो पूरी तरीके से देखना, हवा सब बंद हो जाएगी पत्नी की, कुछ बोल ही नहीं पाएगी वो। देखना आपके सामने खुद ही आके गिड़गिड़ाएगी और बोलेगी गलती हो गई मुझसे। आपके अकॉर्डिंग ही वो सेटलमेंट करेगी केस को, और कुछ नहीं चाहिए होगा। और वो फिर वो चाहेगी तो भाई अगर सच में सुधरना चाहती होगी तो आ जाएगी आपके पास, नहीं तो फिर डिवोर्स के लिए रेडी हो जाएगी। अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपने गौर करी है कि पत्नी जब मेंटेनेंस केस लगा रही है तो कोर्ट आने से पहले वो डायरेक्ट क्यों नहीं आपसे पैसे मांगती है? अगर वो मायके चली गई, चलो रूठ के जो भी है किस तरीके से, अगर उसको पैसे की कमी हो रही है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, उसके मायके वाले नहीं दे पा रहे हैं उसका खर्चा जो भी है, तो वो डायरेक्ट आपसे भी तो कॉल मार सकती, चलो लड़ाई झगड़ा ठीक है। उसमें कोर्ट जाके केस करने की ज़रूरत है। कोर्ट जाएगी, केस करेगी, फिर पैसे मांगेगी। आप ये सवाल उठा सकते हो कि आप कोर्ट आने से पहले भी मुझसे पैसे मांग सकते थे, तो या आपने उससे पहले मुझसे पैसे मांगे, क्या मैं आपको नहीं देता, या मैंने आपको दिया नहीं, आपको मेंटेन नहीं किया, आपका खर्चा पानी सब नहीं देता था? वो मान जाएगी कि हाँ देते थे। तो जब मैं देता था या आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करता था, सारी चीज़ें करता, तो फिर आपको केस करने की क्या ज़रूरत थी? मेंटेनेंस पहले भी तो दे ही रहा था, मैंने मना तो किया नहीं कि भाई मैं आपका खर्चा नहीं उठा रहा था, आप जो बोल रहे थे आपकी ख्वाहिशें थी चाहे, तो वो मैं चीज़ें नहीं कर रहा था। और आपके पास ऐसे प्रूफ होंगे, शॉपिंग की, वीडियो की, कुछ होंगे लाइक घूमने फिरने की, तो वो चीज़ें कोर्ट में करो कि पहले जब मैं मेंटेन रखता था तो रख सकता था, अभी तो इसे केस करने की अलग से क्या ज़रूरत है? तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ है कि जब आप 100 साल 2 साल से मायके बैठे हो, आप अपना खर्चा उठा रहे हो और या वकील की फ़ीस आप दे रहे हो, तो जब आप केस हार जाओगे तो ये फ़ीस कहाँ से दोगे आप वकील की? ये चीज़ें बोलो तो मैं दे दूँगी। जब वो दे दोगे, जब आप फ़ीस अच्छे खासे 1-2 लाख दे सकते हो वकील की फ़ीस, तो आप मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो पैसे की, मेंटेनेंस की? तो आप कोर्ट में ये सारी चीज़ें दिखाओ, ऑब्जेक्शन उठाओ। तो मतलब पत्नी के पास इनकम ऑफ सोर्स है, वो जॉब कर रही है, जब भी तो वो इतने स्टेप, इतने सालों से अपना खर्चा भी उठा रही है, वकील भी हायर कर रहा है, उसको इतनी फीस भी दे रही है, वो टाइम से देती है, ऐसा नहीं कि डिले भी हो जाता है, तो उसको पैसे की कमी है ही नहीं, क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है? केस हार जाएगी तो फिर भी तो उसको फीस देनी पड़ेगी ना, फिर कहाँ से देगी? तो वो कहेगी नहीं मैं तो केस जीत जाऊँगी और जो पैसे तुम दोगे उसी से दूँगी। फिर अगर हार जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर तो देना पड़ेगा ना, और दोगे, और अभी तक तुम टाइम से दे कर आए हो। तो ये सारी चीज़ें करो, ये क्वेश्चन करना, ये जो है ना, जो मैंने 4-5 आपको गलती बताई है, इस पर फोकस करो। और ये चीज़ें अपने जो अपने मेंटेनेंस केस आता है तो उस पर बोलूँगा, तो देखना फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, और मेंटेनेंस पूरी तरीके से ब्लॉक होगा ही होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।